नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के चारूपैसी ने आपिया सीमाओं में आयोजित IBFC यूनिवर्सल वेटलिफ्टिंग कप 2026 में 65 किलोग्राम वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में किया व्यापक क्षेत्रीय निरीक्षण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के विशेष मॉनिटर BK गोयल ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में चयनित विभागाध्यक्षों के साथ एक रणनीतिक बैठक आयोजित की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अब तक 61% से अधिक मतदान की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मिजोरम में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ा। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के चारूपैसी ने आपिया सीमाओं में आयोजित IBFC यूनिवर्सल वेटलिफ्टिंग कप 2026 में 65 किलोग्राम वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वे मुख्यमंत्री एथलीट कोचिंग और सशक्तिकरण योजना के लाभार्थी भी हैं। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा द्वारा अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में व्यापक क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्वयं पाई गेट सहित विभिन्न स्थलों का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने होंग स्थित उचित मूल्य की दुकानों का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्री ने केवल आंकड़ों तक सीमित न रहकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी के लिए आवास और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की योजनाएं स्थानीय परिवारों तक वास्तविक रूप से पहुंच रही है। उन्होंने होंग स्वास्थ्य केंद्र तथा सीरो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का भी दौरा किया। मंत्री ने यह भी दोहराया है कि डबल इंजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना जैसे लक्षित फंडिंग के माध्यम से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के विशेष मॉनिटर BK गोयल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में चयनित विभागाध्यक्षों के साथ एक रणनीतिक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य जवाबदेही और जमीनी स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण की समीक्षा करना था। NHRC ने वर्ष 2026 के स्वास्थ्य वृद्धावस्था थीम का समर्थन करते हुए उन्होंने जेरियाट्रिक वार्ड, एक चाइल्ड केयर संस्थान, एक वृद्धाश्रम तथा वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय नीति के साथ स्थानीय समन्वय को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विशेष मॉनिटर में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिनमें अद्यतन आपदा प्रबंधन योजनाएं, स्कूलों में मॉक ड्रिल, ट्रांसफार्मर की फेंसिंग, जल परीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की व्यवस्था, पुलिस और चिकित्सा सेवाओं में पेशेवर दक्षता, किशोर न्याय प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए सुरक्षित शिक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक 61% से अधिक मतदान की खबर है। कोलकाता, हावड़ा और 24 परगना जिलों में भी लंबी कतारें लगी हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीट और द्विवार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चुनाव 12 मई को होंगे। 30 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार 4 मई तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया 13 मई तक पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा रही है, उसी प्रकार ये एक्सप्रेसवे भी राज्य के विकास की नई जीवन रेखा बनेगी। आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, इनके आसपास के दूसरे जिले गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदले।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि बुनियादी ढांचा देश की तीव्र प्रगति और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। गंगा नदी के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके आसपास से गुजरने वाले आधुनिक एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनियां बनेंगी। उन्होंने कहा है कि ऐसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने और भारत के उज्जवल भविष्य में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के तहत राज्य में उन्नत बुनियादी ढांचा विकास को गति दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं। युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में प्रस्तावित संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार मसौदे में उत्सर्जन और प्रकार अनुमोदन मानकों के अंतर्गत तकनीकी ईंधन के प्रकारों को अद्यतन किया गया है ताकि उच्च इथेनॉल और जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्यों को दर्शाया जा सके। मसौदा अधिसूचना में प्रमुख संबंधों में हाइड्रोजन ईंधन वर्गीकरण में बदलाव किया गया है। इसी तरह ईंधन के तकनीकी नाम को हाइड्रोजन सीएन से बदलकर अब हाइड्रोजन सीएनजी कर दिया गया है। मिजोरम में लगातार हो रही तेज बारिश और हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से चट्टान गिरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राज्य में आज दूसरे दिन आइजोल, शेरशिप और दक्षिणी मिजोरम में लुंगलेई जिले में स्कूल बंद रहे। 70 से अधिक घर, स्कूल, चर्च हॉल और सरकारी इमारतें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की है और शुक्रवार तक और अधिक वर्षा, तूफान और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की अनुमान भी व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, कुरुंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत विद्यार्थियों के अनिवार्य दाखिले को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों सहित नजदीकी विद्यालय पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी देरी के दाखिला देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधी की पीठ ने कहा है कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को विद्यालयों में दाखिला न देना संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत ऐसे विद्यार्थियों के लिए तय 25% आरक्षण में सामाजिक संरचना को सकारात्मक रूप से बदलने और समानता की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता है। न्यायालय ने कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ के एक निजी स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया। स्कूल ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पात्र एक छात्रा को प्रवेश देने से इनकार किया था। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा है कि विद्यालय सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए पात्रता निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते और न ही उन्हें रद्द कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा है कि एक बार राज्य द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची भेजे जाने के बाद विद्यालयों के पास प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में किसी तरह की रुकावट शिक्षा के अधिकार को खोखला वायदा बना देगी। समाचार। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लद्दाख पहुंच गए हैं, जहां अगले महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक इनका प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ वायुसेना हवाई अड्डे पर अवशेषों का स्वागत किया। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अंक तालिका में मुंबई 9वें और हैदराबाद चौथे स्थान पर है।
केन्या के नैरोबी में 10वीं भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आयोजित की गई। इनमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा और उसे मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और केन्या के बीच कुल व्यापार 4 अरब 31 करोड़ डॉलर रहा, जो 2024-25 में 24.91% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।